डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अपने क्लास में आज करेंगे चैप्टर 3 से, यानी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है कि मैम ये इस चैप्टर से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए ताकि एग्जामिनेशन देने में आसानी हो जाए। तो चलिए यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ बच्चों, और यहाँ पे 11 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी टोटल। ओके, लेकिन मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है, अगर आपने मेरी वीडियो को पूरी तरह से सुन लिया और देख लिया तो आप इस चैप्टर से आने वाले हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, बात आई समझ में? तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा दूंगी कि आपको एकदम से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आप उसके बारे में समझ पाओगे, सोच पाओगे कि हाँ क्या किया जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है। ओके, क्लियर? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि जैसे ही वीडियो आपको अच्छी लगने लगे आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में फटाक से शेयर कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए विद बेल आइकन। ओके, तो बताने की ज़रूरत नहीं होती है आप लोगों को कि बेल आइकन क्यों दबाया जाता है, इसलिए क्योंकि जब आप बेल को दबाते हैं तभी नोटिफिकेशन आपको मिलता है जब मैं वीडियो डालती हूँ। मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि मैं वीडियोस डालती हूँ तो बच्चे जल्दी जल्दी से वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग बेल नहीं दबाते हो या नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ये बातें आपसे कहनी होती हैं। ओके, क्लियर? तो चलिए आप लोग कर लीजिएगा जो काम आपको बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज अ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब चैप्टर का ही नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तो ओबियस है कि पहले ये जानकारी होनी चाहिए आपको कि क्या होता है ये। ठीक है, तो देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मीन दैट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर, यानी कि वैसे एलिमेंट्स जिनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है, सेम होता है, समान होता है, मिलता जुलता होता है, उनको ग्रुप कर लिया जाए एक ही जगह पर। उसी अरेंजमेंट का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अल्कली मेटल्स ग्रुप्ड इन फर्स्ट ए ग्रुप, और अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ए में रहता है। उसी तरह से ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में आप सभी को पता है कि ट्रांजिशन, तो जैसे यहाँ देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, तो जैसे इसमें जैसे फर्स्ट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं इनके गुण जो होते हैं, प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मिलते जुलते होते हैं। उसी तरह ग्रुप सेकंड के लिए भी उसी तरह से ट्रांजिशन मेटल्स के भी अपने नेचर होते हैं, नॉन मेटल्स के भी होते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं ना, इसी अरेंजमेंट मतलब ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर वाले एलिमेंट्स ग्रुप हो जाएं, उसे कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर सुपर हैवी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स विथ जेड ग्रेटर देन 100 विच हैव हाई डेंसिटीज आर कॉल्ड सुपर हैवी एलिमेंट्स। बस आपको याद रखना है कि एलिमेंट्स विथ जेड ग्रेटर देन 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज द रिकमेंडेड आयुपक नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 108। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 108 है, इसका आयुपक नेम, ऑफिशियल आयुपक नेम है हैशियम, लेकिन इसे लिखने का तरीका भी सिखाया गया है आपके बुक में कि किस तरीके से 108 है, तो आप कैसे इसका नाम लिख सकते हैं, आपको तुरंत दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए एनसीईआरटी बुक में ऐसे खोलिए और ये चीज़ दिया हुआ है, नोटेशन फॉर आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, यानी 0 अगर है डिजिट तो उसके लिए नील लिखेंगे। ठीक है, एब्रीविएशन यूज करेंगे स्मॉल एन, अगर 1 डिजिट है तो उसके लिए नेम होगा अन और एब्रीविएशन यू। उसी तरह से यहाँ पे आप देख लें तो हम लोगों का मान लीजिए 108 है ना, मान लीजिए नहीं है 108, तो 1 के लिए क्या यूज करना है, अन यूज करना है। ठीक है, अन, और 0 के लिए नील, तो अन नील, और 8 के लिए क्या करना है, सो देखिए ऑक्ट, तो अन नील ऑक्ट। और इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ लिखा है साफ शब्द में कि लास्ट में यम जोड़ दीजिए, IUM। समझ गए बात? तो इसी तरह से इस बुक में दिया हुआ है। अगर आपसे मैं देती हूँ आपको होमवर्क 112 का लिख के बताइएगा, 112 का यानी 112 का आयुपक नेम इसी के हिसाब से कैसा होगा। ठीक है,
तो आपने समझ लिया कि कैसे करना है। मतलब बुक में दिया है कि 1 के लिए क्या लिखना है, 0 के लिए क्या लिखना है, 8 के लिए क्या लिखना है, उसी तरह से 1 के लिए फिर 2 के लिए क्या लिखना है वो देख के आप लिख के बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आईयूपैक नेम ऑफिशियल हैसियम है और ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसको डिस्टिंग्विश बिटवीन के हिसाब से पढ़ लीजिए या फिर आप प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ लीजिए और फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ लीजिए। दोनों के जो प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा ही आएगा, वही डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में देख लीजिए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एस ब्लॉक एलिमेंट का NS122 होता है। उसी तरह से दे आर ऑल मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स ही होते हैं, चाहे वो अल्कली कहलाए चाहे वो अल्कलाइन कहलाए, होते हैं मेटल्स ही। ओके, देयर कंपाउंड्स आर मोस्टली आयोनिक, आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये सारे के सारे। दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इन लोग को इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, बहुत हाई इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं अच्छे वाले। दे हैव लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, यानी इनका जो होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी लो होता है। अभी ये जो बात करनी है कि ये क्या होता क्या है, तो इसके लिए आगे दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वहाँ पे समझाऊंगी, आपको स्टार मार के रख लो कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। दे शो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, और साथ ही साथ दे शो कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, यानी इनका जो होता है ना फ्लेम में कलर शो करता है। तो फ्लेम का मतलब इसमें मतलब जैसे कहने का मतलब है कि सोडियम जैसे है तो सोडियम का फ्लेम, तो वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, किसी का ग्रीन होगा, किसी का येलो होगा, किसी का रेड होता है। तो मतलब आप कलर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा मेटल होगा, यही कहने का मतलब हुआ। उसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स फिर आप देखेंगे तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है NH2 and P126 इलेक्ट्रॉन भरता है एक एक करके, ठीक है। दे आर मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स सबसे इधर वाले जो होते हैं, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना पीरियोडिक टेबल में, ये वाला ये सारे के सारे नॉन मेटल्स में आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। दे फॉर्म्ड कोवैलेंट कंपाउंड, ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ऊपर वाले ने आयोनिक बनाया था। दे आर जनरली, ये आर लिखा है, ठीक है। दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल है, इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, देने की नहीं, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मोस्टली दे डोंट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, इनका कोई कलर नहीं होता है। कंपैरेटिवली हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इनका जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है ज़्यादा होता है। तो अभी जस्ट आपको आगे बताएंगे कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है और ये कैसे ग्रुप में और पीरियड में बढ़ता घटता है, ठीक है। 7th है दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे एल्यूमिनियम है इसी का मेटल, ठीक है, इसी का नॉन मेटल्स है एल्यूमिनियम, मतलब मेटल्स में आता है, ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक उसका मेटल का ही है, लेकिन ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही आता है। और इसका 1s2 2s2 2p6 और 10 हुआ, 3 13 होता है, 3s2 3p1, ठीक है। तो इतना हुआ ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट है ये। और उसके साथ ही साथ आप देख लीजिए कि क्या होगा कि ये जो है ना एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम 2+ मतलब सक्सेसिवली ये बनाता है एल्यूमिनियम 3+, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जबकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो एकदम कांस्टेंट होता है उसका। सोडियम का आपने कभी पढ़ा है क्या? Na+ के अलावे Na2+ पढ़ा है कभी? नहीं ना, तो ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका फिक्स होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ गई बात? कॉन्सेप्ट आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स के फिक्स्ड होते हैं, जबकि इसका वेरिएबल होता है। क्यों होता है ये भी आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? हाउ डू एटॉमिक रेडियाई वेरी अक्रॉस अ पीरियड विथ एटॉमिक नंबर इन पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन क्या कहता है वो समझ लीजिए आप। कह रहा है क्वेश्चन कि एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो किस तरह से वेरी करता है लेफ्ट टू राइट, जब हम पीरियड में जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो क्या वेरिएशन आता है एटॉमिक रेडियाई में, यही बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे इन पीरियोडिक टेबल में पीरियड में मांगा है, मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगी तो ग्रुप का भी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ग्रुप में पूछे, पीरियड में पूछे, आप सभी के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है, तब आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस रफली अगर बोला जाए तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल,
न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब इसी के बारे में पूछा कि पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये एटॉमिक रेडियस बढ़ता है या घटता है, बढ़ता घटता है तो क्यों बढ़ता घटता है ये भी आपको बताना है, और ग्रुप में इसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले इन पीरियड देखेंगे हम लोग। तो पीरियड के अंदर क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक रेडियाई जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने में, है ना, तो क्या होता है रेडियस छोटा हो जाता है। अब ये रटने के लिए आप रट भी सकते हैं, लेकिन रटने का ज़रूरत होता नहीं है, कॉन्सेप्ट है इसमें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लेंगे तो आप बुढ़े हो जाएंगे फिर भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये बात है, यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल तो दे दिया, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन इन सेकेंड ग्रुप। ओके क्लियर। एक्सप्लेनेशन इसका यही है बच्चों, देखिए आपको आंसर लिखना है, आप यहाँ देख रहे हैं, समझिए इसको क्या यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि इन अ पीरियड क्या होता है, ओनली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली बट प्रिंसिपल सेल यानी ऑर्बिट नंबर रिमेन सेम, ठीक है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं वैसे वैसे आप देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जैसे यहाँ 3 था, 3 से 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। सिर्फ क्या होता है हमारा कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेकिन सेल नंबर प्रिंसिपल सेल नंबर किसको कहते हैं, ऑर्बिट को कहते हैं। तो ऑर्बिट का जो नंबर 2 है ये ही, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 ही है, यहाँ भी 2 है। ऐसा नहीं हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन नंबर ये सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला गया, जिसके कारण क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण साइज छोटा हो जाता है। अगर ऑर्बिट का संख्या बढ़ता तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती तो क्या होता है कि साइज बढ़ जाता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ता जा रहा है एक ही सेल के अंदर, तो क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जा रहा है। तो आप समझिए कि अगर न्यूक्लियस, इसको ध्यान से समझिए, हमेशा बच्चों खाली स्मार्ट बोर्ड से ही काम नहीं होता, आपका दिमाग भी एक स्मार्ट बोर्ड है। आप इमेजिन करोगे ना तो अच्छे क्यों उखाड़ दोगे। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ न्यूक्लियस है ये, ठीक है। आप इमेजिन करो कि ये न्यूक्लियस, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब खींचेगा तो साइज छोटा होगा या नहीं बताओ, होगा ना, क्योंकि ऑर्बिट तो बढ़ा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, सिर्फ इसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जिसके कारण क्या होगा, ये खींचेगा एक दूसरे को, और जिसके कारण अट्रैक्शन के कारण साइज छोटा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर या नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए उसी तरह से अगर हम बात करें ग्रुप के लिए, ये तो आप समझ गए पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ रेडियस छोटा होता चला जाएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम प्रिंसिपल ऑर्बिट, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये ग्रुप की बात कर लेते हैं। ये पीरियड था, लेफ्ट टू राइट को पीरियड बोलते हैं, इसे ग्रुप बोलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन ऐसा आपको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम है। तो लिथियम का क्या है 2s1 है, जबकि सोडियम के अंदर क्या हुआ 3s1 हुआ, और पोटेशियम के अंदर 4s1 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ सेल का नंबर भी तो बढ़ रहा है। यहाँ 2 था, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, उसके बाद 5 हो जाएगा। तो सब चूंकि सेल का नंबर बढ़ रहा है, यानी कि आप ऐसे समझेंगे सेल का नंबर क्या हो रहा है, ऐसे था, पहले 2 ही था, 1 2, अब क्या हो गया भैया, 1 था, 2 था, और एक और बढ़ के तीसरा भी आ गया। तो ओबियस है, आपको समझ में आया, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। यानी जब आप पीरियड ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बढ़ेगा विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। साइज क्यों बढ़ेगा, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल सेल नंबर, यानी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट। आपके समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। रटना है आपको, बताइए। नहीं रटना पड़ेगा बच्चों, मैंने ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया है आपको, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम बता दो, इसलिए मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगी आपको, आप समझ जाएंगे। बहुत होशियार बच्चे हैं आप लोग। लेकिन ये चैप्टर भी मैं पढ़ाऊंगी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, और मेरी गारंटी है बच्चों कि ये चैप्टर एक बार आप मेरे से पढ़ लो
भूलने तो दूंगी ही नहीं, मैं भूलने ही नहीं पाएंगे। आप चाहोगे भूलना तो भी नहीं भूल पाओगे, ऐसा होता है कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए। अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप सोच लो, अगर मान लो कि आपके एग्जामिनेशन में, आपने एग्जाम देने गए, आपका पूछ दिया कि साइज ऑफ लिथियम इज बिगर देन साइज ऑफ कार्बन, वाई, तो रीजन यही है ना, रीजन यही लिखाएगा, वाई लिथियम इज स्मॉलर देन सोडियम या सोडियम स्मॉलर देन पोटेशियम। तो रीजन आप यही लिखना कि व्हेन वी नो दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, number atomic number increases but principal cell number remains same, due to which effective nuclear charge increases and size decreases along the period। बात आ गई समझ में आपके, ये बात होती है। उसी तरह से आपका इसके लिए ग्रुप के लिए भी आप लिखेंगे। तो जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने एटॉमिक रेडियस ऐसे पढ़ा है तो यही दे देगा तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग खुश हो जाएंगे मैम का लड़ गया क्वेश्चन। बट आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया, इस कॉन्सेप्ट के साथ आप कितने क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं, आपको मैंने ये भी समझाया। टाइम लेती हूँ आपका इसलिए क्योंकि आपको समझा पाऊँ कि आपने जो ये एक ये पढ़ा ना अभी, ये इससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप देख लेना, आप करो, बुक में देखो, कहीं भी आप देखते हो तो समझ में आपको आने लगेगा अब कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस विल हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइप से पूछा जा सकता है, आपको नंबर ऑफ तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब पूछ देगा आपको कि वाई कटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट मेटल या पेरेंट एलिमेंट, वाई अनायन इज बिगर देन पेरेंट एलिमेंट। तो ये भी उसी जो अभी समझाऊंगी इसी से आप उसका भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। समझ गए? आगे यूज जो अभी तुरंत थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, कटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन दियर पेरेंट एटम अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, द वन विद a large number of positive charge will have a smaller size। तो यहाँ पे लार्जेस्ट स्पीसीज हो गया मैग्नीशियम और स्मॉलेस्ट हो गया एल्यूमिनियम 3+। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि जब हम पीरियड में दाएं से बाएं चलते हैं तो हमारा क्या होता है, बाएं से दाएं चलते हैं तो साइज छोटा हो जाता है, और साथ ही साथ जब आप देखिए ऐसे ही साइज छोटा होता जा रहा है। जब आपका आयन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो साइज और छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जा रहा है तो और अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसके प्रोटॉन की संख्या देखिए, इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है बच्चों। एल्यूमिनियम 3+ कैसे बना, इलेक्ट्रॉन के निकलने से, लेकिन प्रोटॉन नहीं निकला मेरे बच्चों। प्रोटॉन जस के तस है न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा, तो और ज़्यादा ताकत लगाता है न्यूक्लियस का प्रोटॉन और छोटा कर देता है साइज को। समझ गए आप कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप कटायन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लेकिन प्रोटॉन के लूज की बात आप नहीं समझते हैं ना, कि प्रोटॉन तो लूज नहीं होता है ना, आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही लूज होते हैं, न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकल ही नहीं सकता है। तो प्रोटॉन जहाँ का वहीं रहता है, जैसे 13 का 13 ही रहता है, और वो 13 मिल के ताकत लगाता है 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने में, जिसकी वजह से साइज और छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, चूंकि आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम क्या है, स्टार्टिंग का है, इसका क्या होगा, साइज बड़ा हो जाएगा। ये 12 होता है, ये 13 होता है, तो मैग्नीशियम पहले आता है एल्यूमिनियम के, तो पीरियड में जो लेफ्ट में है उसका साइज बड़ा होगा, जो राइट में है उसका साइज छोटा हो जाएगा। और बाकी बचा कटायन के बारे में कहना, तो जैसे मैग्नीशियम 2+ का मतलब हुआ कि मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 बचा। एल्यूमिनियम 3+ 13 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, 3 चला गया तो 10। तो ये 10 और 10 में कौन छोटा होगा, तो एल्यूमिनियम 3+ छोटा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ज़्यादा, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है तब। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्शन महसूस करेगा और साइज को छोटा कर लेगा। बात आ गई समझ में? तो लार्जेस्ट हो गया मैग्नीशियम, स्मॉलेस्ट हो गया एल्यूमिनियम 3+। ये पूरा चैप्टर बहुत कॉन्सेप्ट वाला है, कॉन्सेप्ट से आपने समझ लिया तो आप झंडा गाड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए, हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लासीफाई एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो पहले कौन थे? जॉन डोवेनियर इन अर्ली 1800s वॉज द फर्स्ट टू कंसिडर द आइडियाज ऑफ ट्रेंड्स अमंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो इनका नाम याद रखिएगा, यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया था एलिमेंट को। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मेंडलीफ का नाम लिख देते हैं, तो वो नहीं लिखिएगा, ये हैं, समझ गए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ ट्रायड फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट। तो ट्रायड जो है इन्हीं का है, डोवेनियर साहब का ही है ट्रायड। तो द मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्रायड्स हैड एन एटॉमिक नंबर नहीं होगा, एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वेट बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर टू, ठीक है। ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट्स वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर टू मेंबर्स। डोवेनियर्स रिलेशनशिप इज नॉन एज लॉ ऑफ ट्रायड्स, ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो ये लॉ ऑफ ट्रायड्स आपके एनसीईआरटी बुक में एकदम साफ सुथरा लिखा है इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, तो लिथियम का एटॉमिक वेट हो गया 7, यहाँ नंबर लिखा हुआ था, इसको कर दिया है मैंने, ठीक है, 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो देखिए 7 और 39 को ऐड कीजिए, 46 हो गया, उसका आधा आपका 23 हो गया। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ ट्रायड, यानी कि जो बीच वाला होगा उसका एटॉमिक वेट जो होगा मिड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट का होगा, और प्रॉपर्टीज भी जो होंगे उन दोनों के बीच वाले ही होंगे, यही है लॉ ऑफ ट्रायड्स। उसी तरह से आप क्या इसको देखिए, एक चीज इसमें याद रखिएगा कि इट वर्क्स ओनली फ्यू एलिमेंट्स। ये जो ट्रायड बनाया उन्होंने, ये बहुत हेल्पफुल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जन्म होने में, बट ये कुछ ही एलिमेंट्स तक फॉलो करता था, लेकिन बाद में फॉलो नहीं करता था। तो यहाँ पे एक मैंने और लिख दिया है, ठीक है। तो इसको भी आप देखिए, इस कैल्शियम का और बेरियम का करके देखिएगा, तो इन दोनों का ऐड कीजिए और ये आपको एसआर का दे देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिया है, गिव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ पे लिया है उससे मैक्सिमम कवरेज हो रहा है आपके चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है ना। अगर आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया, कमेंट में आपने डाल दिया कि मैम ये वीडियो हेल्पफुल है, और भी डाल दीजिए, तो और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में डालना होगा। नंबर फर्स्ट देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक नंबर फर्स्ट क्या है, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, दैट इज 18 ग्रुप्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देयर आर ग्रुप्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18 फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर है, देयर आर 7 हॉरिजेंटल रोज, मतलब ऐसे रहता है, ऐसे कॉलम है और हॉरिजेंटल रोज, तो इस रोज को पीरियड बोलते हैं, कॉलम को ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 13 to 17 आर कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ये याद रखिएगा, 1, 2 और 13 to 17 को मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। और 5 नंबर पे याद रखिएगा, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, समझ गए, आपके समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, हाउ डू मेटल्स, मतलब ये जो क्वेश्चन आपने किया ना, ये एक तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो यहाँ पे आपको बार बार दिखा रही हूँ ये चीज़ है ना, यही लिख दिया कि इसी चीज़ को लिखा कि ग्रुप 1 to 13 से 17 तक मेन ग्रुप है, 3 से 12 तक ट्रांजिशन मेटल है, तो बस यही चीज़ बता दिया, और क्या, मतलब जो पीरियोडिक टेबल में था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, हाउ डू मेटल रिएक्ट इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप। मैं जहाँ भी पीरियड पढ़ाऊंगी ग्रुप को साथ में पढ़ा दूंगी, ताकि कोई दिक्कत नहीं रह जाए आपको, हो सकता है कोई एक ही पूछेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए, मेटल रिएक्ट्स इन अ पीरियड। तो मेटल के रिएक्शन का रीजन क्या होता है, मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता है, मेटल की टेंडेंसी होती है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा ईजिली, वहाँ पे क्या होगा, हमारा मेटल रिएक्ट करेगा तेजी से, यही ना कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जो टेंडेंसी है आपकी, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करना टेंडेंसी है, अगर इलेक्ट्रॉन आप इजीली लूज कर पाते हैं तो आप रिएक्टिव हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर पाते हैं तो आप रिएक्टिव नहीं है, यही है कहने का मतलब। तो सिंस इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपने देखा कि साइज छोटा हो गया, क्यों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
बड़ा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बड़ा हो गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज छोटा हो गया। तो साइज जब छोटा हो गया यानी कि बॉन्डिंग विथ बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांग है, तो इलेक्ट्रॉन आप लूज नहीं करवा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज बाहर निकाल नहीं पाएंगे, तो जल्दी से कटायन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसकी वजह से आपका रिएक्टिविटी नेचर ऑफ मेटल्स घटता चला जाता है। इसीलिए वहाँ से जन्म हो जाता है किसका, नॉन मेटल्स का। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं नॉन मेटल्स का आने लगता है जगह। ठीक है, समझ गए आप। एक ही कॉन्सेप्ट से हजार बात आप समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, पीरियड 10 रिएक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज वेयर एज, जबकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, सो रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। क्योंकि आपने देखा कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी घट रहा है, तो रिएक्टिविटी घट रहा है। और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी टॉप टू बॉटम पे बढ़ रहा है, तो रिएक्टिविटी भी बढ़ रहा है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये मेटल है तो इधर जाएगा तो डिक्रीजेस रिएक्टिविटी, डिक्रीजेस रिएक्टिविटी हो जाएगा, जबकि नीचे आएगा तो इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी, इंक्रीजेस रिएक्टिविटी। बात समझ में आ रही है आपके। अब रीजन आपको मैंने समझा दिया एक ही जगह पे पूरा टाइम लेके कि क्या है कैसे है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज इजिली हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डिफाइन आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसको स्टार मार्क के याद कीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आ जाए। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखिए क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो सीधा सीधा कि एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी नीडेड टू फॉर्म अ कटायन कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी किसी भी गैसियस मेटल से, मतलब मेटल जब गैसियस स्टेट में हो, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने, आप जानते हो ना गैस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है, बस इसी वजह से ये काम किया जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, पहले इसको कन्वर्ट करना होता है गैसियस फॉर्म में, देन आफ्टर आप ये काम करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ना है आपको। हालांकि चलिए यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि गैस से पहले जो आपका मेटल है गैसियस स्टेट में है, उसके बाद अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैडम मेटल गैसियस स्टेट में कैसे होता है, तो बनाया जाता है, एनर्जी दिया जाता है, उससे कन्वर्ट करा के आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। ठीक है, मेटल का ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो सकता है बच्चों, नॉन मेटल्स पे तो ये काम ही नहीं करता है। बात समझिए। ठीक है, इसलिए हर जगह पे हर एक चीज़ को नहीं घुसेड़ा जाता है, आपको समझना होता है कुछ कुछ चीज़ की, पहले कन्वर्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे चूंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ना है तो वो बात नहीं करनी है आपको, क्योंकि आपको तो अभी जल्दी जल्दी पढ़ना भी है। तो देखिए, तो इलेक्ट्रॉन जब आप लूज कराने के लिए जो एनर्जी खर्च करते हैं दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये जो आप देख रहे हैं बना हुआ, ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि देखिए मान लो कि यहाँ एक्स है, एक्स क्या है मेटल, हम बता दिया, अब मैंने बना लिया मान लिया मेटल, क्योंकि एक्स यहाँ लिखा था ना इसलिए मेटल। तो ये जो है लेफ्ट से राइट की ओर जब आप जाओगे तो आप बताओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि आपका साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन लूज कराना आसान नहीं होगा, साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा इजिली, मीन्स कि आपको ज़्यादा खर्च करना होगा एनर्जी, तब इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो ज़्यादा एनर्जी देना होगा यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। तो आप बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। आ रही बात समझ में। एक जो मैंने आपको एटॉमिक रेडियस पढ़ा दिया है ना बच्चों, उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझा, मैंने वहाँ 7 से 8 मिनट लिया है आपका, मैं सब देखती रहती हूँ। ठीक है, तो 7 से 8 मिनट आपका लिया,
ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए और आप गलत लिख के नहीं आओ। आपको ये नहीं दिमाग पे जोर देना पड़ेगा अरे लिख के तो आ गया हूँ, क्या लिखा गलत या सही पता ही नहीं चल रहा है, तो वैसा कंडीशन नहीं होना चाहिए आपका। उसी तरह से ग्रुप में आइए टॉप टू बॉटम, तो आपको देखिए साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए आपको कम खर्च करना होगा, यानी कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग कमज़ोर है, क्योंकि बॉन्डिंग कमज़ोर है। तो क्या हो जाएगा, आईपी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, कम ही एनर्जी में इलेक्ट्रॉन लूज, कम ही एनर्जी में इलेक्ट्रॉन लूज, इसलिए क्या होगा आई ई जो होगा आयनाइजेशन इंथैल्पी, यानी एनर्जी, इंथैल्पी मतलब एनर्जी, हीट सब कहिए आप, हीट भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी ही ना है। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as electron gain enthalpy। तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज भी हो सकता है, एनर्जी गेन भी हो सकता है, लेकिन जनरल मतलब ज़्यादातर केसेस में आपका एनर्जी रिलीज होता है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और उसकी वजह से उसको कहा जाता है निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन का इंथैल्पी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना और निगेटिव आयन में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रॉन आप न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऐड कराते हैं, तो क्या होता है एनर्जी ज़्यादातर केसेस में रिलीज होता है, जबकि ये प्रोसेस इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉन मेटल्स, डिपेंड करता है कि हमने क्या लेकर किया है काम, ठीक है। तो वो और आगे की बात है, यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि जनरल फॉर्म में अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो एनर्जी रिलीज व्हेन वी एडेड इलेक्ट्रॉन फॉर अ फ्रॉम एडेड टू अ नॉन मेटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो देखिए एनर्जी रिलीज हुआ तो उसको कहते हैं निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम्स मोर निगेटिव, यानी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो बिकम लेस निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी काम करेगा लेकिन उसका वैल्यू कम हो जाएगा, लेस निगेटिव होगा, यानी जो आपका एनर्जी रिलीज होगा वो कम होगा, जबकि इसके केस में ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जबकि आई ई का मतलब था अमाउंट ऑफ एनर्जी एडेड, नीडेड, रिक्वायर्ड, ठीक है, कुछ भी आप लिखिए। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, आपको आंसर मेरे पोस्ट पे डालिएगा या कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आप एकदम जो अच्छा से लिख के डालेगा, जो बच्चा अच्छे से लिखेगा उनका मैं लिखा हुआ अपने पोस्ट पे डालूंगी। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। एक्सप्लेन वाई कैटायंस आर स्मॉलर एंड अनायंस आर लार्जर इन रेडियाई देन दियर पेरेंट एटम। मैंने आपको कहा था कि जो मैं एटॉमिक रेडियाई आपको बता रही हूँ उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उसी एटॉमिक रेडियाई को समझते हुए इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो जो बच्चा करेगा उसका पिन कर दूंगी मैं, ताकि और सारे बच्चों को समझ में आ जाए, और पोस्ट भी करूंगी। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कंप्लीट कर दिया आपका। आई होप कि जितना मैंने आपको क्वेश्चन दिया, जो कॉन्सेप्ट आपको मुझे देना था वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आगे के क्वेश्चंस, आगे के वीडियोस के लिए आपको बने रहना है, साथ में सब्सक्राइब करके चैनल को विथ बेल आइकन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।